आज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज राइट इशू। राइट इशू जो है वो सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में डिफाइंड है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं राइट इशू का मतलब क्या होता है। राइट इशू का मतलब होता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना। जब भी एक कंपनी अपने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, शेयर्स ऑफर कर रही है, तो उस केस में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रही है कि आप चाहो तो ऑफर कर सकते हो। मतलब पहले हम आपको राइट दे रहे हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए, फिर हम आउटसाइडर्स को देंगे। तो ये राइट देना मैंडेटरी कहाँ लिखा हुआ है, ये सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि जब भी एक कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करेगी, उस केस में बाय द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर शेयर्स इशू करके अपनी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज कर रही है, उस केस में उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑफर देना मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये तो लॉ में लिख दिया। अब कंपनी क्या करती कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना मैंडेटरी है, अच्छा ठीक है, 2-4 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर दे दिया, लॉ पूरा कर दिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे इसीलिए लिखा गया है प्रपोर्शन, मतलब प्रपोर्शनेटली बेसिस पे आपको सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देना पड़ेगा। अब मान लो प्रपोर्शन का मतलब क्या, जैसे अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 2:1 के हिसाब से राइट इशू करेंगे, मतलब जितने भी लोग वो के पास, जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर्स होंगे उनको 1 मिलेगा, जिसके पास 4 होंगे उसको 2 मिलेंगे, जिसके पास 6 होंगे उसको 3 मिलेंगे, इस हिसाब से शेयर्स दिए जाएंगे। अब मान लो किसी के पास 3 शेयर्स हैं, तो क्या किया जाएगा? आधा शेयर दे दे क्या? नहीं, आधा शेयर्स तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, एज नियरली एज पॉसिबल। मतलब अगर मान लो किसी के पास 3 शेयर्स हैं तो उसको भी 1 ही शेयर मिलेगा। 4 शेयर है तो 2 मिल जाएंगे, 5 शेयर है तो क्या 2.5 मिलेंगे? नहीं, तो भी 2 शेयर्स मिलेंगे। तो जितना नियरली पॉसिबल हो सकता है उतने उस हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि शेयर्स को तो हम लोग ऐसे टुकड़ों में नहीं दे सकते ना, चलो आधा और शेयर दे दिया, ठीक है, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है। देन उसके बाद कह रहे हैं कि बाय लेटर ऑफ ऑफर, आपको लेटर ऑफ ऑफर बकायदा हर शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं इसलिए हम आपको ये ऑफर देते हैं, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं फर्दर शेयर्स को इशू करके, इसलिए सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है, इसलिए आप लोगों को ये राइट मिल रहा है। अब ये राइट देंगे तो उसके लिए 3 कंडीशंस हम लोगों को पूरी करनी है। सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी आप ये ऑफर दोगे तो लेटर ऑफ ऑफर के साथ साथ आपको नोटिस देना मैंडेटरी। उस नोटिस में आप क्या बताओगे? हर एक शेयर होल्डर को अलग अलग मिलेगा, तो बताओगे कि आपको कितने आप शेयर्स खरीद सकते हो, कितने का आपको ऑफर मिला है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड द टाइम मतलब कि कितने टाइम में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और ये सब्सक्राइब कर सकते हो शेयर्स। तो 2 चीजें आपको जरूर मैंडेटरली उस नोटिस में बतानी होगी। अब जो लॉ में टाइम है वो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज, मतलब कंपनी मिनिमम 7 दिन तो देगी ये ऑफर को एक्सरसाइज करने के लिए, और मैक्सिमम वो 30 डेज दे सकती है। अब यहाँ पर ये टाइम भी क्यों दिया है? इसलिए ये टाइम दिया गया है कि अगर मान लो कंपनी लॉ में यहाँ पर ये टाइम ना दिया होता तो कंपनी क्या चालाकी कर सकती थी कि 1 दिन ऑफर दिया, जिसको लेना है वो ले, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें ना हो सके, लूप होल्स ना लोग कर सके, इसलिए यहाँ पर मिनिमम 7 डेज का तो आपको टाइम देना ही है और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देना है, जिससे कि इंसान को मिल जाए, वो अच्छे से लेटर ऑफ ऑफर पढ़ ले, वो एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। देन सेकेंड कंडीशन है कि आपको अपने लेटर ऑफ ऑफर में मतलब बताना होगा कि आप रिनाउंसिएशन का भी आपके पास राइट है। रिनाउंसिएशन का राइट है का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसको ये राइट मिला है, वो चाहे तो अपने राइट को ट्रांसफर भी कर सकता है किसी और पर्सन को, एग्जिस्टिंग मेंबर को कर सकता है,
नॉन मेंबर को कर सकता है, किसी को भी वो अपना राइट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये भी देना लॉ के हिसाब से मैंडेटरी। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके आर्टिकल्स बोलते हैं कि आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं देंगे, तो उस केस में राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं देंगे तो चलेगा, अगर आर्टिकल्स में लिखा है। अदरवाइज ये एज्यूम है कि भाई आपको रिनंसिएशन का राइट देना मैंडेटरी। एंड थर्ड कंडीशन ये है, जैसे जब टाइम एक्सपायर हो गया या किसी ने पहले ही बोल दिया कि हमें राइट नहीं एक्सरसाइज करने हैं, ठीक, तो जब अब काफी मान लो शेयर्स बच गए, तो उस केस में उस शेयर्स का क्या करना है वो बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट होगा वो उस हिसाब से डिसाइड कर सकती है। अब मान लो थोड़े बहुत शेयर्स बच गए, 5000 ही शेयर्स बचे थे और सब लोगों ने ले लिया राइट इशू, सब्सक्राइब कर लिया। 5000 शेयर्स बोर्ड चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकती है, बोर्ड चाहे तो उसका इशू भी कर सकती है। अब बोर्ड को जो भी बेस्ट लगेगा अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में वो उस हिसाब से कर सकती है। अब जैसे 5000 है तो 5000 के लिए तो इतना ज्यादा, अगर वो पब्लिक इशू 5000 शेयर्स के लिए ला रही है तो उससे कई ज्यादा उसका पैसा लग जाएगा, इसलिए वो उसको कैंसिल करना ही पब्लिक इंटरेस्ट के हित में होगा तो वो करेगी। तो जैसा बोर्ड को सही लगेगा वो रिमेनिंग शेयर्स का कर सकती है। तो ये 3 कंडीशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट एक बार और देखते हैं राइट इशू क्या है। कह रहे हैं कि जब भी एक कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करती है बाय द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, तो उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ये ऑफर देना मैंडेटरी है। और वो भी कैसा, प्रोपोर्शनेटली एंड एज नियरली एज पॉसिबल बाय द इशू ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। और लेटर ऑफ ऑफर के साथ साथ उसको नोटिस भी देना होगा और 3 कंडीशंस भी पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन क्या है कि आपको नोटिस में नंबर ऑफ शेयर ऑफर, द टाइम, ये तो मैंडेटरली लिखना है, ये तो स्पेसिफिकली बताना है। मिनिमम 7 डेज का टाइम, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देना है। और एक चीज और कि अगर मान लो किसी ने वो लेटर में कोई रिप्लाई नहीं किया, ना उसने एक्सेप्ट किया ना उसने रिनाउंस किया, तो उस केस में उसको डीम्ड डिक्लाइन मान लिया जाएगा। कंपनी ये नहीं मानेगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग उसको देखेंगे तक नहीं, ना वो एक्सरसाइज करेंगे ना वो रिनाउंस करेंगे, तो उस केस में डीम्ड डिक्लाइन ही माना जाएगा। दूसरा, रिनंसिएशन का राइट देना मैंडेटरी है। रिनंसिएशन का राइट लॉ में ही लिखा है कि आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि नहीं हम लोग को नहीं देना, तो वो अलाउड है, आर्टिकल के थ्रू आप उसको हटा सकते हो। अदरवाइज ये डीम्ड है कि रिनंसिएशन तो होगा ही होगा, रिनंसिएशन का राइट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो गया या किसी ने बोल दिया कि हमें नहीं करना है, नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना है, तो उसके बाद बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि बोर्ड को क्या करना है। अब रिनंसिएशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो रिनंसिएशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो आपकी 20 रुपीज थी, ठीक, ऑफर प्राइस 15 रुपीज, मतलब मार्केट में शेयर जो है एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज की है, एक शेयर की प्राइस 20 रुपीज की है। वही आपको राइट इशू में ऑफर क्या मिल रहा है, 15 रुपए पर शेयर, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप चाह रहे हो कि हम रिनाउंस कर दें, ठीक, तो आप कितने में रिनाउंस करोगे कि उसको भी फायदा हो। तो मतलब ये जो डिफरेंस अमाउंट है, आप 5 रुपए तो नहीं कोई करेगा, मतलब 4 रुपए या उससे कम में वो रिनाउंस कर सकते, क्योंकि समझो आपको रिनंसिएशन का राइट, मतलब आपको ये जो राइट इशू है वो कितने रुपए में मिला है, वो तो आपको फ्री में मिला है। आपको एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास मान लो एक शेयर उसको मिला, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर उसका राइट मिला 15 रुपए और मार्केट में 20 रुपए का है। वही मिस्टर बी जो है वो उसको खरीदना चाहता है, तो मिस्टर ए जो है वो अपना राइट रिनाउंस कर सकता है। तो अगर वो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट 5 रुपए, उससे कम में, 5 रुपए तो नहीं कोई लेगा, उससे कम में अगर वो उसको देता है, ठीक है,
तो इससे क्या होगा, मिस्टर बी को भी फायदा होगा क्योंकि मार्केट में उसको 20 रुपए का मिल रहा है, और अगर वो इससे 3 रुपए में खरीद लेता है, ठीक, तो उसको राइट मिल गया, 3 रुपए में वो राइट खरीद रहा है, फिर वो शेयर खरीदने का उसको 15 रुपीज में मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। तो ये 18 रुपीज, मतलब मार्केट में 20 रुपीज था, यहाँ पर वो उसको 18 रुपीज में मिल गया, तो अभी भी उसको 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कोई भी राइट भी अपना रिनाउंस कर सकता है, उसमें भी पैसे अर्न कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 62(1)(b क्या कहता है? 62(1)(b कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज कर रही है फर्दर इश्यू से, तो वो चाहे तो अपने एम्प्लॉयज को भी दे सकती है, ठीक है। ESOP के थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर्स दे सकते हैं, लेकिन उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर वो प्राइवेट कंपनी या IFSC कंपनी है, तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी काम चल जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द राइट इशू। एक बार और देख लेते हैं। इन शॉर्ट, राइट इशू ये कहता है कि जब भी एक कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करती है बाय द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स इशू करके वो अपने सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना है। उनको एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑफर देना इनको मैंडेटरी होगा। और वो भी ऑफर आपको कैसे देना है, प्रपोर्शनेटली एज नियरली एज पॉसिबल, और नोटिस इशू करके देना है। उस नोटिस के साथ लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा। नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको ऑफर में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, कितने में ले सकते हो आप। उसके बाद टाइम बताना है कि कितने टाइम पे आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, और किसी ने अगर मान लो ना एक्सेप्ट किया है ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया, तो वो डीम्ड डिक्लाइन ही माना जाएगा। उसके बाद रेनंसिएशन का राइट देना मैंडेटरी है। देन बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, अगर एक्सपायरी हो गया टाइम, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड कर। दैट वाज ऑल। आई होप यू विल लाइक इट।